आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 9 मई से जुड़े बगावत के मुकदमात, अदालती फैसले, गिरफ्तारियां, मखसूस नशिस्तों से दस्तबरदारी, जमात की सफ़ों में अंदरूनी इख्तलाफ, मुज़ाकरात के बंद दरवाजे और इदारों का अदम एतमाद, सियासी बका की जंग से जुड़े तमाम हकायक एक तरफ, मगर तारीख तरीन पहलू ये है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की दी गई कॉल पर मुल्कगीर तहरीक की हिकमत अमली तरतीब देने में नाकाम दिखाई दे रही है। ताहाल वाज़ेह नहीं है कि तहरीक कौन और कहां से लीड करेगा और इस तहरीक का दौरानिया क्या होगा। अलबत्ता इमरान खान की रिहाई के लिए साहबजादों की जानिब से सफारती मुहिम जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में इमरान खान को रिहा करो के उन्वान से इमरान खान की रिहाई के लिए इश्तिहार दिया गया है, जबकि इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम मुतअद्दिद बार इंटरव्यूज दे चुके हैं। गुज़िश्ता रोज इमरान खान के बेटों ने बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें वो कहते पाए गए कि हम वीज़े हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी मौके पर पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। हमने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है, मगर अब तक कोई जवाब नहीं मिला। हम देखेंगे आगे क्या होता है। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बराह रास्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त की और उनका कहना था कि हमें मालूम है कि सदर ट्रंप का हमारे वालिद से अच्छा ताल्लुक है, वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं। अगर ट्रंप कोई बयान जारी कर सकें, चाहते हैं कि उनसे मदद हासिल करें। जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम है कि 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। इमरान खान ने एक बार फिर अदलिया के फैसलों को हत्फ़े तंकीद रखा है और यह कहा है कि यहाँ कैंगरू कोर्ट्स चल रही हैं कि जो हर तरह से कानून की धज्जियां बिखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं रखता। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड हैं और आज नहीं तो कल सब पर हकीकत आया होगी। अदालतों के जरिए हमारे पार्टी रहनुमाओं, मेंबरान असेंबली और कारकुनान को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक और नाकाम कोशिश की गई है। इमरान खान ने पॉलिसी बयान देते हुए ये ऐलान किया है कि जो मेंबरान असेंबली नाजायज तरीके से नाअहल किए गए हैं, उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कई तरह की मुश्किलात झील कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल पीटीआई के साथ खड़े रहे हैं। लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। नाज़रीन, इत्तलात हैं कि तहरीक इंसाफ ने तमाम अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया है कि जो अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। अरकान सूबाई असेंबली अपने मुतल्लिका हलकों में एहतजाज करेंगे। मरकजी क़यादत ने तमाम सूबाई सदूर और चीफ ऑर्गेनाइजर से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा कि जिसकी मुकम्मल निगरानी PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा करेंगे। लेकिन हैरत यह है कि सलमान अकरम राजा तो कुछ और ही कह रहे हैं। मैंने नहीं देना, ये तमाम जो अमल है ये पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत इमरान खान साहब की हिमा से चल रहा है। उन्होंने ये हुक्म दिया है कि एक पुरअमन आइनी जद्दोजहद जो है वो की जाए। इस जद्दोजहद में हमारे सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, इसमें सेक्रेटरी जनरल इस तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो हमारी तहरीक है वो असद कैसर साहब हैं, और साथ साथ हमारे तमाम सूबों के जो सदूर हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने इस तमाम अमल में साथ देना है। उन्होंने इस तमाम अमल में हर शहर में, हर करिए में, हर गांव में, हर टाउन में ये बताना है कि हमने किस तरह अपना पुरअमन और आईनी एहतजाज करना है। और ताज्जुब तो ये है कि मुस्तफा नवाज खोखर के जिनके फार्म पे ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जो पेश हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में, वो कहते हैं हम तो सिर्फ मॉरल सपोर्ट, इखलाकी सपोर्ट दे रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज और जलसा मनसूख कर दिया है। अब कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों की बुनियाद पर अजला और कस्बों में एहतजाज होगा, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये ऐलान कर रहे हैं कि वो एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा से लीड करेंगे कि जो सबसे बड़ी रैली हो। जबकि इंतजामिया की जानिब से अडयाला जेल को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आज कौमी असेंबली के होने वाले एहतजाज में हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को 9 मई का मुकम्मल जिम्मेदार ठहराते हुए ये वाज़ेह किया कि जो कुछ हो रहा है जमात इसकी मुस्तहक है। जबकि तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया कि हमारे कारकुनान नून लीग में शामिल हो जाएं तो क्या सारे गुनाह धुल जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन, कौमी असेंबली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर कानून का यह कहना था कि सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ बैठना खत्म कर दिया है। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन और हुकूमत में डायलॉग का हाथ बढ़ाया था, मगर हम सियासत और नफरत में इतने आगे चले गए हैं कि कोई बात करने को तैयार नहीं। हैरान कुन बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि मुल्कगीर तहरीक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड करेगी, जबकि
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये कैसी तहरीक है कि जिसमें कुछ वाज़े नहीं है। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने अकाबरीन को तंग ना करें कि बस बिस्मिल्लाह जल्दी निकलो वरना हम ऐसा करेंगे। हम अपनी ख्वाहिशात के लिए तुम्हें मौत के हवाले नहीं कर सकते। आपको बताते चलें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही में होने वाले कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों के माबैन नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत और तमाम सियासी जमातों में ग्रैंड मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। गोया तहरीक इंसाफ तहरीक जबकि महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात के हामी हैं। दूसरी जानिब PTI क़यादत ने पंजाब भर के तमाम हलकों में एहतजाज करने की हदायत जारी कर दी हैं, लेकिन लाहौर में एहतजाज की नौयत और मकाम के हवाले से क़यादत में इख्तलाफात ताहाल मौजूद हैं। और रात गए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अकमल खान बारी के घर पर छापा मारा गया, ताहम वो फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उनके छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को हिरासत में ले लिया गया है। और पुलिस के मुताबिक अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी रैली से खिताब के लिए पहुंचे थे, जहां से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और तैमूर सलीम झगड़ा मौजूद है, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, और वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर चौधरी साहब हैं। झगड़ा साहब, आपसे आगाज करूंगी, फरमाई दीजिएगा सर, ये कल एहतजाज है आपका, मामला तय नहीं हुए, लाहौर तक भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रही कौन से मकामात पे किसने निकलना है, व्हाई आर यू सो डिसकनेक्टेड और अनऑर्गेनाइज्ड? जी महर, कल एहतजाज है और बड़ा भरपूर एहतजाज होगा, और उस एहतजाज के बारे में बोलने के साथ ये भी याद करना जरूरी है कि वो एहतजाज क्यों है। वो एहतजाज इसलिए है कि 2 साल कल पूरे हो जाएंगे कि गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया, उनको जेल के अंदर साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जाता है, उनके केसेस मैनिपुलेट किए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि बाकी सियासतदानों की तरह वो जो है वो जेल में that he breaks। सर मैं अगर लेकिन झगड़ा आपको भी साहब पता है, मुझे भी यू पता है, और गिवन पूरे मी द कौम को रीजन पता कि है 2 साल की एक कि आपकी इमरान खान ने जेल में डट के खड़े होना। मुझे समझाइए कि जिला वाइज है ये एहतजाज, ये अलामती एहतजाज है? ना आस्क यू दिस बिकॉज आपकी अपनी सफ़ों से बड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है। फिर ये PTI लेड है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसको लीड कर रहा है? जी मैं देखें, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है तो वो मुख्तलिफ मकामात में, पेशावर में कल बहुत बड़ी रैली होगी, और मैं तो सबको कहूंगा कि कल जो, बल्कि मेरे हल्के से वो शुरू हो रही है, सबको कहूंगा, सारी आम पब्लिक को कहूंगा कि जो बाकी पाकिस्तान में है वहां पे ऑब्वियसली वो एहतजाज जो है वो हुकूमत सप्रेस करेगी, और इसलिए सप्रेस करेगी क्योंकि वो ये तासुर देना चाहती है कि इमरान खान के साथ कोई नहीं है। कि खैबर पख्तूनख्वा में हम आज़ाद हैं, पेशावर में सारे लोग उस रैली में शरीक हों जो कल 3 बजे हैदराबाद टोल प्लाजा से शुरू होगी और फिर पूरे पेशावर में जो है वो जाएगी। बाकी मुख्तलिफ तो आपके डिविजन्स में हल्के से शुरू होने मकामात वाली हैं, उसकी तहरीक लिस्ट भी जो है अली वो अमीन पार्टी ने दी गंडापुर हुई की है। तहरीक में जम और हो बाकी जाएगी पाकिस्तान पेशावर में जाके? चूंकि हम अपना जो है वो कर रहे हैं, मैं आपको डिटेल्स नहीं दे सकता। ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये बात सर्टन है कि हुकूमत ने हर कोशिश की होगी, पूरे पंजाब में दफा 144 है, वही अरेस्ट का सिलसिला, तो उसमें जो है वो एहतजाज तो हमारा हुकूमत पहले से कामयाब कर देती है, और अपने लिए जो है वो अपना अंजाम जो है वो और भी मुश्किल कर देती है। चलें, इसके ऊपर मेरे साथ ही रहेगा तारिक फजल चौधरी साहब, आपको भी खुशामदीद करती हूँ। दफा 144 नाफिज है, पिंडी में अडियाला जेल के बाहर भी पुलिस और रेंजर्स की नफरी है, लेकिन घो के इनके यहाँ तो अभी भी या कंफ्यूजन है या ये वाजे तौर पे हिकमत अमली नहीं अपनी बता रहे। लेकिन आप लोग क्यों इतने थरथरा चुके हैं कि हर जगह पुलिस को एक्टिवेट कर दिया गया है? सर, अडियाला जेल के बाहर भी ये बड़ी तगड़ी नफरी है। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखिए, आपके सवाल के 2-3 हिस्से हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि पुलिस या जो गवर्नमेंट की इंतजामी मशीनरी होती है उसे क्यों एक्टिवेट किया गया है, उसकी बुनियादी वजह अली अमीन गंडापुर के वो बयानात हैं कि हम अब जब एहतजाज के लिए आएंगे तो हम मुसल्लह होकर आएंगे, हम असला लेके आएंगे और हम गोलियां बरसाएंगे। इसके अलावा भी इनके बयानात जो हैं वो पुरतशद्दुद हैं, वो सियासी नहीं है, और वो आइन और कानून की अमलदारी के अंदर रह के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने वाले नहीं है। जब कोई सियासी जमात अपने आप को इस अंदाज से पेश करे कि हम तो एक पुरतशद्दुद और फितना और फसाद, हम उसे कह सकते हैं, उसे भरा हुआ एक क्राउड लेके आ रहे हैं जो कि मुसल्लह है, तो उसके बाद तो जो एहतियाती तदाबीर है वो
करनी चाहिए। सर, आपके पास खैबर पख्तूनख्वा के बड़े मुतहर्रिक रहनुमा बैठे हैं, साबिक वजीर रह चुके हैं, पेश हैं। झगड़ा साहब, आप लोग मुसल्ला होकर आ रहे हैं, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये जरा क्लैरिफाई कीजिएगा, बिकॉज ये तो मैं सिंपल बता दूं ना। देखिए, यही तो मुझे हंसी आती है कि तारिक साहब जिस तरीके से अली अमीन के बयान की बात कर रहे हैं, जब अली अमीन खान बयान देते हैं तो उसकी ज्यादा मजम्मत, ये जो असले वाला बयान देते हैं तो उसकी ज्यादा मजम्मत हम क्लासिफाई हुकूमत के लोग करते हैं। ये पैटर्न मैंने बार बार देखा है। आज उनको एहतजाज में वो याद आ गया, क्योंकि अगर वो बयान गलत था तो इनको उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था जिस वक्त वो बयान उन्होंने दिया। एक बार तो उन्होंने नहीं कहा। जहां तक अली अमीन खान के कल प्लान्स का ताल्लुक है, वो तो हमारे साथ पेशावर में, वो पेशावर की रैली लीड करेंगे, तो वो तो पेशावर से ही नहीं निकल रहे। तो ये बड़ा अच्छा है कि इन्होंने ये कह दिया, क्योंकि इससे इनका जो सारा खौफ भी है और सारी हिपोक्रेसी है वो सारी एक्सपोज हो गई। और सर, आप लोग अडियाला जेल के बाहर भी एहतजाज करेंगे, आपके सेनेटर्स झगड़ा साहब? महज जो अडियाला जेल के बाहर जो हमारा एक नॉर्मल कोशिश होती है वो सिर्फ ये होती है कि जो आईन, कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक राइट्स हैं इमरान खान के, वो वहां पे उनकी फैमिली को या उनके लॉयर्स को या जो उनके पॉलिटिकल कॉलीग्स हैं उनकी मुलाकात जो है वो हो जाए। कल उनकी बहनें वहां पे होंगी, उनको जो है वो 2 बजे अंदर ले जाना चाहिए। कोई एहतजाज की जरूरत भी जो है वो नहीं होगी, लेकिन एक रूटीन बन गया है, क्योंकि मैं अक्सर वहां पे जाता हूँ। वहां पे कभी अंदर तो जो है वो नहीं जाने दिया गया पिछले साल में, लेकिन वो मॉरल सपोर्ट के लिए मैं चला जाता हूँ। तो इट्स ऑलमोस्ट बिकम अ जोक। वहां पे पुलिस वालों से मिल लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आज क्या प्लान है, आज किसको जाने देना है, नहीं जाने देना, वो भी 2 मिनट में आपको बता देते हैं। मतलब जिस ब्रेजननेस से कानून, आईन सब कुछ जो है वो तोड़ा जा रहा है, तो अगर कोई जो है वो कानून अपने हाथ में लेता पीटीआई की तरफ से, तो वो तो वहां अडियाला में ही जो है वो साफ जाहिर हो जाता ना। आपको हफ्ते में 2 बार नजर आता है। कानून हाथ में वहां पे लिया जाता है। ये जिस मुनाफिकत लेकिन का जिक्र कर रहे हैं झगड़ा साहब, चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि ये तो आप पुरानी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करके एक बार फिर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट ऑफ फ्री स्पीच, राइट ऑफ प्रोटेस्ट, केसेस साल से चल रहे हैं चौधरी साहब। 5 अगस्त की कॉल आई तो पिछले चंद दिनों में ही छापे, अरेस्ट चल रहे हैं। ज्यादातर एहतजाज से ही फिर ताल्लुक रख रहा है ना, लग रहा है इसका बराह रास्त। और तो नहीं कुछ हो सकता। रात में छापे, क्रैकडाउन, 150 गिरफ्तार कारकुनान जो ये दावा कर रहे हैं, घरों, दुकानों, डेरों पे छापे। पंजाब हुकूमत शर्म करो के ये खतूत लिख रहे हैं। हमारी जो स्ट्रैटेजी, जो मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी बताई है, वो जिस बयान की रोशनी में बनाई गई है वो मैंने आपको बता दी है। अब क्योंकि ये इनकी अपनी पार्टी को मुझसे बेहतर जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब किस बयान में सीरियस होते हैं, किस बयान में वो नॉन सीरियस होते हैं, तो लिहाजा हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम नाप सकते हैं। जो वो मीडिया के ऊपर आके बयान देते हैं, गैर आपकी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, आपके चीफ मिनिस्टर हैं, हम समझते हैं कि हमें उस बयान के मुताबिक मुझे पंजाब की हद तक इसकी मंतक समझा दीजिएगा। अली अमीन तो पंजाब, पेशावर से बाहर ही नहीं निकल रहे, लेकिन पंजाब में जो जिला वाइज आपकी इंतजामिया जो ये लेटर्स रोटेट कर रही है, रोड ब्लॉक्स को रोकने, फिर कॉर्नर मीटिंग्स कहा गया है कि कोई नहीं करेगा, रैलियां नहीं निकलेंगी, पूरे मुल्क में जिला सरबराहान के घरों पर दस्तक देने के पाबंद किया गया आपने तमाम तर इंतजामिया को, कोई भी घर से ना निकले, ये हदायत जारी की गई हैं। सरकारी सर्कुलेशंस हैं ये सर आप लोग आम शहरियों से उनके एहतजाज का हक छीन रहे हैं गंडापुर के बयान के एवज, जो पेशावर में ही रहेगा। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि शहरियों को हक होता है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सके, आइन उन्हें इसकी इजाजत देता है। आप तो कह रहे हैं घरों से ही नहीं बाहर निकलेगा, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं कोई करेगा। बड़ी सीधी सी बात है। मैंने आपको अली अमीन गंडापुर के एक बयान का जिक्र दिया। ये सिर्फ एक बयान नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये एक सोच की अक्कासी करता है। सियासत में पुरतशद्दुद एहतजाज की सोच की और स्ट्रेटेजी की अक्कासी करता है। अली अमीन साहब ये बयान पाकिस्तान से बाहर भी बैठ कर देंगे ना, तो हम उसे एक पुरतशद्दुद सियासी अप्रोच कहेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस्लामाबाद के अंदर बिलखुसूस जितनी दफा अटैक हुए हैं, मैं अटैक उन्हें इसलिए कह रहा हूँ कि वो जत्थे उस वक्त आए, यलगार हुई, किसी जगह हमारे रेंजर्स के जवान यहाँ शहीद हुए, पुलिस के जवान शहीद हुए, उनका भी नाम जरा अपने प्रोग्रामों में ले लिया करें ना, कि उनके इन एहतजाज जो पुरतशद्दुद थे, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज
कि लोग जो है वो शहीद हुए हैं। क्या किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के अंदर ये होता है? और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है वो बड़ा पुरअमन होता है, लाखों लोग जमा हो पूरी दुनिया में अगर होते हैं, एक पत्ता नहीं टूटता, एक गमला नहीं टूटता, वो होता है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। आप जो है अवाम को जोश दिला के, इश्तियाल दिला के अगर उन्हें सड़कों पे लाने की बात करते हैं तो वो हमारी गवर्नमेंट नहीं, वो कोई भी गवर्नमेंट होगी वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम लेगी। इसमें कोई नहीं समझता कि कोई पॉलिटिक्स है और इसमें कोई नॉन पॉलिटिक्स की बात है। और ये सियासत जो, अगर मैं एक कदम और आगे जाके बात करूं तो ये जो सियासत का रास्ता इमरान खान साहब ने इख्तियार किया है, जो 2013 से 18 तक भी हमारी गवर्नमेंट थी, वो बयान भी उनका चला दें। आज कराची बंद होगा, कल फैसलाबाद बंद होगा, परसों लाहौर बंद होगा, परसों पूरा पाकिस्तान बंद होगा। चला दूं तारिक फजल चौधरी साहब? और नहीं, ये दिखाए ना लोगों को। सर तो आप जिम्मेदारी लेते हैं? पाकिस्तान मैं इमरान बंद, खान का बयान चला दूं, आप जिम्मेदारी लेते हैं बहैसियत वजीर? इसमें जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारी की मैं जब रिपीट कर रहा हूँ, उनका नाम लेकर रिपीट कर रहा हूँ तो नहीं सर, मैं चला नहीं सकती ना। अगर आप कहते हैं तो चला देती हूँ, फिर मेरे पास ये दिफा होगा, मुझे एक वजीर ने कहा था। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपका अपनी चैनल की क्या पॉलिसी है? नहीं, हमारी कोई पॉलिसियां नहीं है सर, इधर नन्हे बन जाते हैं आप ना, ये बड़े मजे की बात है। आपको भाई मैं नाम लेके इमरान खान का आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने ये कहा, और नहीं सर आप टार्जन बन के कहें मुझे कि चलाओ, हुक्म दें, चला दूं। लोगों को बताएं कि इमरान खान ने पाकिस्तान को बंद करने की बात की, इमरान खान ने हर शहर को बंद करने की बात की। दिस इज नॉट, और आप मुझे जमानत दे रहे हैं हर किस्म की। इमरान ने किस किस को मूंछों से मरोड़ने की बात की, किसको जेल में डालने की बात की, किसको कहा मैं तो उल्टा लटका दूंगा। मैं तो चलाना चाहती हूँ ये सब कुछ सर, आप तो ये भी नहीं चलाने देती आपकी हुकूमत। यही तो मसला है चौधरी साहब। अब मेरा भी सवाल सुन लीजिए सर, ये बताएं इंडियन पार्लियामेंट में डंके की चोट पे हिज़्ब इख्तलाफ की तनकीद होती है और ऐसे ऐसे सवालात वो करते हैं कि धज्जियां उड़ जाएं, लाइव दिखाया भी जाता है, इजाज़त दी भी जाती है। यहाँ तो पार्लियामेंटेरियंस ही छुपते फिरते हैं। आज कोई ऐवान में था ही नहीं, कोई तकरीर भी कर ले सरकारी टीवी ब्लैकआउट कर देता है, फिर ऑपोजिशन सर जोड़ के एपीसी बुलाना चाहे तो बुकिंग्स मनसूख कर दी जाती हैं। और अगर ये लोग अपना तहरीर करदा कोई भी अपना चार्टर आपके सामने रखें कि भाई मिसाक जमहूरियत कीजिए एक और या फलां कीजिए, उनको फिर आप उनका खानदान याद दिला देते हैं, पर्सनल क्रिटिसिज्म आता है आपकी वज़रा की तरफ से। तो ये कैसी जमहूरियत है सर? तो बातें, पहली बात ये कि इंडिया में 9 मई हुआ है। इंडिया के नहीं, इंडिया में नहीं, हमारे यहाँ हुआ है। हमारे यहाँ हुआ है ना, इंडिया में तो नहीं हुआ 9 मई कि आपके अवाम उन्हें एक सियासी जमात तैश दिला के कौमी अमलाक, मिलिट्री तनसीबात और शोहदा की यादगारों के ऊपर हमलावर हो। एक ही वक्त में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये क्राउड जो है वो इन अमारात पे हमलावर होता है। ठीक है जी, लिहाजा इस चीज को यकीनी बनाना कि आइंदा ये ना हो, यू हैव टू टेक सर्टेन मेजर्स। उनकी डिटेल में भी लंबी हो जाएगी। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। जो दूसरा सवाल आपका क्या था इसके साथ जो आपने पूछा, बेसिकली लैक ऑफ डिसेंट, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मसला ये सर, ये हड्डी ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। अगर यही सारा काम है, इनको एक दफा बैन ही कर दे, मगर वो जिम्मेदारी भी आप सियासी तौर पे नहीं लेने की जरूरत करते हैं। मैं आता हूँ, अब देखें, आप पॉलिटिक्स लाते हैं। बात यह है कि अभी जो दूसरी आपने बात की ना, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें जो उन्होंने बात की है दैट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मैं सपोर्ट करता हूँ, वो तहरीक इंसाफ की थी, वो जिसकी थी, उसमें सपोर्ट करने वाली चीज क्या है? इन्होंने कहा कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है उस डॉक्यूमेंट को दोबारा जिंदा करने की जरूरत है, उससे बात करने की जरूरत है। ये वो बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर खुद जाके लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट में खड़े होके इनके सीनियर रहनुमाओं को कहते हैं कि आए बैठ के बात करें, उसी का ये दूसरा तर्जुमा है ना। उसमें आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, उसमें आप इशूज पर बात करें, एक वे फॉरवर्ड आगे निकलेगा। लेकिन आप अगर अवान में भी एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि जनाब आप अगर गवर्नमेंट के पाकिस्तान जिंदाबाद, उसमें भी आप सोचेंगे कि हम इसमें हमें हम लाएं या नहीं, मतलब कोई काम आप मुल्क के लिए कर लें, आपने कसम उठाई हुई है कि हमने जनाब इसकी मुखालफत ही करनी है। अवान के अंदर देखें तो जनाब आपके डेस्क बज रहे हैं, सीटियां बज रही हैं, बाजे लेके आए होते हैं, कागज उठा के फेंक रहे होते हैं। हर कोई खौफ खुदा करे। मैं 2-3 दफा उन मौजूद हस्तियों के नाम आपके हर कागज ऊपर लिखे होते हैं, हमारे नाम है, मैं उठा के इनके लोगों को दिखाई, मैं यार खौफ खुदा करो। मुझे झगड़ा साहब ये समझा दें, आपके लिए ज्यादा मुश्किल क्या पड़ गई है सर? आपके लिए इमरान खान की एक्स के ऊपर पैगामात ज्यादा मुश्किल हैं कि जो वो अस्करी क़यादत का नाम लेते नहीं थक रहे और फ्रंट लाइन पे आप भुगत रहे हैं, या आपका अपना वजीर आला जिसके बयानात का आपको खुद से नहीं समझ आती किधर, जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं, कहाँ वो संजीदा है कहाँ वो संजीदा नहीं है? मेरे ख्याल में तो ज्यादा मुश्किल ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन रिजल्ट
सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन पे मौजूद है ना, इनको छुपाने का इनको तरीका नहीं आ रहा। तो जब आप इतनी नाजायज हुकूमत बैठे हो, फिर आपको अगर कुर्सी पे बैठना है तो फिर आपने ये सब कुछ करना है जो आप कह रहे हैं। अब देखें, आपने कहा, आपने वजीर साहब से पूछा कि आप जो है वो खान साहब के बयान चला दें। मुझे हंसी आ रही थी कि एक वजीर साहब ने तो आपकी कॉली गलीना को ये भी कहा था ना कि आप जेल जाके इमरान खान से मिलें। अगले दिन क्या हुआ, वो जेल से मिली। आप सख्त बातों की बात करते हैं। मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि वही बातें जो है वो अगर मुनीब फारूक अपने व्लॉग में करे और उसमें वो सारे इल्जामात हों जिनको हम कहें कि जी ये गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो कोई उनको हाथ ही नहीं लगाता। वही इल्जामात कोई और करे तो उनके व्लॉग पे गूगल को कंप्लेंट जो है वो कर दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि परसेप्शन ये है कि एक व्लॉगर किसी के कहने पे कर रहा है और दूसरे व्लॉगर की सपोर्ट किसी और के पास है। और जहां तक इस चीज की दोबारा बात आती है ना, अगर ये इनके पास एक लेजिटिमेट मैंडेट होता तो ये कुछ भी ना होता जो कि हो रहा है। सर मुझे बस ये बता दें, इमरान खान जो एक्स पर बातें लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं? आप इंडोर्स करते हैं उसे, झगड़ा साहब? तारीख में नहीं हुई। आप इंडोर्स करते हैं इमरान खान की जो बातें और पैगामात हैं एक्स पे? जो बात मैं भी टीवी पे नहीं कर सकता, क्यों अब आप जो है हाँ वो या ना कर दें, मैं नहीं कह रही। लेट्स मूव ऑन। चलें, लेट्स मूव ऑन। यही तो मसला है ना सर, ये ना उनसे आप निगले उगले जा रहे हैं, ना आपसे आपके चेयरमैन की बातें ना उगली जा रही हैं ना निगली जा रही हैं। तो बता दें, आई डोंट थिंक आई एम अ लेस पेट्रियोटिक पाकिस्तानी। नोबडी इज लेस पेट्रियोटिक सर। सितम जरीफी है, बिल्कुल इस मुल्क में सितम जरीफी है सर। मुझे चौधरी साहब बताइएगा कि आपकी कैबिनेट से ये बताया जा रहा है कि इमरान खान से बरतानवी सफीर की मुलाकात हुई है, तस्दीक कीजिएगा जरा। जी मैं इससे लाइल हूँ, बिल्कुल ये मौजूद मेरे सामने डिस्कस हुआ है और ना मेरे पास इस तरह की मालूमात हैं। हो सकता है सर कि ये बात सच्ची हो। आपके अपने मेंबर ऑफ फेडरल कैबिनेट जो हैं, उनका नाम मैं बताऊं हुज़ैफा रहमान है, उन्होंने ये दावा किया है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं वो जेन मैरियट, वो इमरान खान से अडियाला जेल मिले हैं सारे, तो एंड टू ब्रोकर अ डील अपेरेंटली। यू हैव नथिंग टू से? मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि ना मैंने हुज़ैफा रहमान का ये स्टेटमेंट देखा है और ना मैं इस किस्म की मालूमात रखता हूँ, तो लिहाजा उसके बारे में क्या सराई करना, मेरा ख्याल है वो कोई गैर जिम्मेदाराना बात ही होगी। शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं सर, ना फॉरेन ऑफिस से कोई तस्दीक या तरदीद आई है, ना आप लोगों को एज कैबिनेट मिनिस्टर्स कुछ पता है, तो अजीब सी एक कैफियत है सर। अच्छा, मैं क्या कह सकता हूँ कि उन्होंने बयान क्यों दिया है, और अगर उनके पास कोई मालूमात है तो फिर वजाहत वो खुद करेंगे। अच्छा चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जब इंटरव्यू के बाद उन्हें कॉल कर लीजिएगा, अपने कॉलीग को पूछ जरूर लीजिएगा। मैं बिल्कुल पूछूंगा, बल्कि कल वो होंगे इंशाल्लाह, इस्लामाबाद ही हैं। कल रात को उनसे मुलाकात हुई थी, मुझे अगर पता होता है इस बयान का तो मैं उनसे पूछ लेता और मैं पूछ के कल आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है। और सर ये लोगों को चाहे चंद लोग हों या आपको लग रहा है कि तमाम तर सपोर्टर, वर्कर, कारकुनान पीटीआई के जो हैं अब वो उसी ज़हनियत की अक्कासी करते हैं कि जो पुरतशद्दुद है एंड जिसको आप कहते हैं कि मुल्क के मुफाद में नहीं है, इसलिए कोई भी ना निकले इनमें से? पता नहीं कितने हैं सर, करोड़ 1.5 करोड़ है झगड़ा साहब? देखिए मैं झगड़ा साहब आज जो है वो काफी लाइट मूड में है, वो बार बार उन्हें हंसी आ रही है, लेकिन ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, वो उस पर मेरी तायीद करेंगे आपके सवाल के जवाब में। और वो ये है कि जो क्राउड होता है ना, पॉलिटिकल क्राउड, मजमा, वो सारे का सारा इंतजारी नहीं होता, बल्कि उसमें आपको 10-15 ही चाहिए होते हैं और वहीं से काम शुरू होता है और उसके बाद चल सुचल वाला माहौल बन जाता है। ये सियासत में, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल के स्ट्रीट पॉलिटिशियन हैं, तो ये इसी तरह होता है। ये आप सारा क्राउड ना तो कभी कोई बलवाई हो सकता है, ना वो कोई दंगा फसाद करने वाला हो सकता है। चंद लोग शुरू करते हैं, फिर उसके बाद तोड़ फोड़। आप देखें, पॉलिटिक्स को छोड़ दें, कुछ और प्रोटेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ वाकयात हुए तो जनरल पब्लिक, उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं था, उनके प्रोटेस्ट चंद लोग, उन्होंने लूट मार शुरू की और उसके बाद लोगों ने जनाब पूरी की पूरी दुकानें, पूरे स्टोर लूटने शुरू कर दिए। ये हुआ है, तो इसलिए थोड़ा इस बात को सेफ साइड पे रखने के लिए। वैसे आप खुश तो बड़े होंगे चौधरी साहब, क्विकली अभी तक समझ ही नहीं आ रही इस एहतजाज को पीटीआई लीड कर रही है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान? हमें इससे कतई तौर पे कोई खुशी नहीं है, मैं बिल्कुल आपको दिल से ये बात बता रहा हूँ। मुझे खुशी इस दिन होगी
कि जिस दिन ये लोग एक पॉलिटिकल अप्रोच के साथ बैठेंगे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सियासी हो जाए झगड़ा साहब, सियासी हो जाएं और ये फैसला भी कर लें सर, इसको आप लीड कर रहे हैं, अचकजई साहब कुछ और दावा कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब की कोई और बात है, गंडापुर कुछ और कहते हैं, जुनेद साहब कुछ और कहते हैं। वो तो हम सियासी हो जाएंगे, फैसले भी लेंगे और मेरे ख्याल में इस अलायंस की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अकेले तो इन्होंने हमें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। 18.64 million PTI voters in 2024. They're all terrorists according to this government probably. हमें तो जो है वो आप कहते हैं ये जो 20 खवातीन F6 में इस्लामाबाद में बैठी हैं, इन्होंने तो कोई गमला ही नहीं तोड़ा ना। शायद आपको इनकी बात जो है वो पसंद ना आए, लेकिन ये ताजुब की बात है कि 21-22 दिन हो गए, कोई एक हुकूमत का बंदा जाके जो है वो 20 बलोच खवातीन से नहीं मिल सकता। झगड़ा साहब मुझे आखिरी बात बताइएगा, ये कब तक प्रोटेस्ट चलेगी? कल की प्रोटेस्ट तो कल की होगी, लेकिन ये तहरीक तो ना 5 को शुरू हुई है ना 5 को खत्म होगी है, और उम्मीद ये है कि अभी ये एज अ कंबाइंड पॉलिटिकल फोर्स पीटीआई और हमारे एलाइज और आगे हर जो पॉलिटिकल फोर्स जो ये देख रही है कि ये हाइब्रिड निजाम पाकिस्तान को नहीं चला सकता, मिलके ये तहरीक चलाएगी। और आपको तारिक फजल चौधरी साहब, आपको कोई खतरा नहीं है? देखिए मैं नहीं समझता जी, ये मैंने आपसे बात की है ना कि आप उन्हें कह रहे हैं कि झगड़ा साहब को सियासत शुरू कर दें, सियासत तो वो कर रहे हैं लेकिन सियासी अंदाज से नहीं कर रहे हैं। जब ये बात मैंने दोबारा कहूंगा कि जो उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो बात की है, अगर इनकी अप्रोच ये होगी और पार्लियामेंट के अंदर इनका रवैया सियासी होगा, रास्ता निकल आएगा। लेकिन आप जो है वो सिर्फ एक टकराव की सियासत इस्तेसाल जैसी अपना, मैं तो एक और आखिरी बात करूंगा कि टकराव की सियासत से रास्ते नहीं निकलते होते। कल एक और बहुत अहम दिन है और वो है यौम इस्तेसाल कश्मीर, जिसमें मकबूजा कश्मीर के करोड़ों मुसलमानों का राइट इंडिया ने गैर कानूनी तरीके से तलब किया और उनकी मजलूमियत में और उनके दुखों में और तकलीफों में इजाफा किया। पीटीआई के लिए कश्मीरियों का वो तकलीफ और वो जो स्टेटस चेंज हुआ है वो लेस इम्पोर्टेंट है और यौम इस्तेसाल इमरान ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात को भी झगड़ा साहब की मार्फत मैं ये कहूंगा कि तहरीक इंसाफ असर नौ गौर करे। ये पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है 5 अगस्त 2019 को, जो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों का हक तलब किया था। आज एहतजाज जो है 6 को रख लें, 4 को कर लेते तब ठीक था, लेकिन इस दिन को मखसूस कर लेते सिर्फ कश्मीर के लिए। जी जी जी, ये कंप्लीट करते हुए ये भी तारिक साहब बता दें कि कश्मीर के लिए इस बड़े सिंबॉलिक दिन पे आजाद कश्मीर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को किसने अरेस्ट किया? चौधरी साहब, आजाद कश्मीर के ये मैं आपको बता दूंगा और इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि यौम इस्तेसाल कश्मीर इंपॉर्टेंट है, ये यौम इस्तेसाल इमरान इंपॉर्टेंट है। सर उधर भी बैकलैश आ रहे हैं, वो कह रहे हैं रिहा करो वरना बाहर उमड़ आएंगे, और ये कह के गिरफ्तार किया गया है क्योंकि रैली लीड करके तैयारी कर रहे थे एक तकरीर। 6 अगस्त को रख लें, 7 अगस्त को रख लें, 5 अगस्त को। सर आप सही कह रहे हैं, मैं तो आपकी हामी भरती हूँ सर। अब ये उनके सवाल का जवाब भी दे दें। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर में आपने गिरफ्तारी दे दी है जी, उसे इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया जी, उन्हें न्याय साहब को। जी जी, क्यों? जी उनके खिलाफ कोई मुकदमा होगा। मैं कह रहा भाई जी, इस्लामाबाद तो नहीं हूँ, उनके खिलाफ कोई मुकदमा होगा। 3 MPO सर, 3 MPO सर, 3 MPO दफा 144, ये मुकदमे जिससे आप लोग एज बुजरा ही बाखबर नहीं है। एक फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर बंदे की अपनी एक मुतलका वजारत होती है। इसका जवाब आपको या तो दे सकते हैं हमारे लॉ मिनिस्टर या दे सकते हैं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर। वो बहुत बड़े लोग हैं दोनों सर, वो तो आते ही नहीं है। नहीं, मैं आपका आगाज कर रहा हूँ ना कि बड़े छोटे की मतलब तो मैं नहीं नापे किसी के, लेकिन हर सर आप आई रियली अप्रिशिएट मोर हम्बल पीपल लाइक यू, जो हार्ड वर्किंग भी होते हैं, ह्यूमिलिटी कभी नहीं छोड़ते। मसला ये, बाकी बड़े ऐसे आपके दोस्त हैं सर जिधर बहुत सरिया आ गया है, उनसे तो बात करना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा आप ही इतने अच्छे लहजे में बात करते हैं, रसाई रखते हैं सर, तो ये मालूमात भी रखा करें हमें बताने के लिए, क्यों उठाया जा रहा है? एहसास महरूमी फैलती है, फिर लोग सवाल उठाते हैं। आइंदा इस्लामाबाद में जो भी
कोई नया पर्चा हुआ, नया मुकदमा हुआ, वो मेरे इल्म में होगा। ठीक है सर, मुझसे पूछ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, और झगड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। The problem here is that with 18.64 million voters as recorded in 2024, the government cannot possibly declare everyone a terrorist. तो बेहतर ये होगा कि जिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी का जिक्र तारिक फजल चौधरी साहब और ये हुकूमत कर रही है, उसमें थोड़ी सी लचक ज़रूर दिखाई जाए। पुरअमन एहतजाज का हक हर शहरी को होना चाहिए, वो जिस जमात से भी ताल्लुक़ रखता हो। जिस तरह फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, किसी भी जमात के साथ एसोसिएशन इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। एक ऐसे वक्त में जब भारत आलमी मंजरनामे पर सफारती और मुआशी मैदान में आइसोलेशन का शिकार है, ऐसे में पाकिस्तान बैक वक्त अमेरिका, चीन, रूस और ईरान के साथ डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली इंगेज कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तजारती डील पर दस्तखत हुए कि जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर आए टैरिफ को 10% कमी के बाद 19% कर दिया। अलबत्ता अभी तक मुआहदे के खदोखाल सामने नहीं आए, हुकूमत की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। साथ ही सदर ट्रंप ने यह ऐलान भी किया है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी भी करेगा। मगर दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने आज एक बार फिर भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का अंदिया दे दिया है। ट्रूथ सोशल पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत ना सिर्फ रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है, बल्कि इस तेल को ओपन मार्केट में बड़े मुनाफे के साथ फरोख्त भी कर रहा है। भारत को इसकी कोई फिक्र नहीं कि यूक्रेन में रूसी वॉर मशीन के हाथों कितने लोग मर रहे हैं, और इसी वजह से मैं भारत पर भारी टैरिफ आयद करूंगा। शुक्रिया इस तरफ मेरी तवज्जो मबजूल करवाने के लिए। नाज़रीन, हफ्ते को यह खबर सामने आई कि सदर ट्रंप के टैरिफ के बाद भारतीय रिफाइनरीज ने रूसी तेल की दरामद बंद कर दी है। मगर फिर रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि भारत ने अमेरिकी सदर की धमकियों के बावजूद रूस से तेल इंपोर्ट जारी रखने का फैसला कर लिया है। तारीखी पेशरफ्त करार दिए जाने वाले पाक अमेरिका मुआहदे के बाद हमारे यहाँ हुकूमती ज़राए का यह मानना है कि अमेरिका दहाइयों बाद पाकिस्तान को सिक्योरिटी लेंस की बजाय अब दो तरफा तजारती पार्टनर के तौर पर देख रहा है। जबकि मुआशी माहिरीन इस मुआहदे को पहला कदम करार देते हुए कह रहे हैं कि जब तक मुआहदे के खदोखाल सामने नहीं आते कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। साथ ही माहिरीन का यह भी कहना है कि कामयाबी का दारोमदार मुआहदे के अमली नफाज के बाद पता चलेगा। पाकिस्तान में पैदावारी लागत खित्ते के दीगर ममालिक से बहुत ज्यादा है। मिसाल दी जा रही है कि भारतीय बरामदात पर 25% टैरिफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को एक एज देगा, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि भारत में पैदावारी लागत पाकिस्तान से कहीं कम है। इसी तरह भारत का सनती ढांचा पाकिस्तान से मजबूत और अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक के साथ बेहतरीन तजारती रवाबित भी हैं। सादा अल्फाज में भारत 25% टैरिफ के साथ भी अमरीकी बरामद पर होने वाले नुकसान को बर्दाश्त करने की मुकम्मल सकत रखता है। इसी तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान किया था कि अमरीका पाकिस्तान के ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी करेगा। अभी तक यह भी वाज़ेह नहीं हुआ कि सरमायाकारी का हुजम कितना होगा और यह कब से शुरू की जाएगी, मगर यह जरूर वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान अब अमरीकी प्रोडक्ट्स दरामद करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी सिनर्जिको ने अमरीका से 10 लाख बैरल तेल दरामद का मुआहिदा किया है और यह कार्गो अक्टूबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। यहाँ ये इशू है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता यानी कि अरब ममालिक से तवानाई ज़रूरियात पूरी करता है। तारीख़ी ताल्लुकात के अलावा पाकिस्तान को जब भी मुआशी मुश्किलात का सामना हुआ है, अरब दुनिया पाकिस्तान को डिलेड पेमेंट्स और रोल ओवर्स पर भी तेल की सप्लाई जारी रखता है। क्या अमेरिका भी इसी तरह के फेवर्स पाकिस्तान को देगा? ये अपने अंदर $1 मिलियन क्वेश्चन है। साथ ही बुलंद शिपिंग और मालियाती अखराजात से ज़र मुबादला के ज़खायर को चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। एक्सप्लोरेशन इन ऑयल एंड गैस सेक्टर एक दिलचस्प मौजू है नाजरीन, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में अभी भी बड़े पैमाने पर डिस्कवरेबल मदनी ज़खायर हैं। मगर माजी में तहरीक इंसाफ दौर में भी बड़े बड़े दावे किए गए थे कि तेल के ऑफशोर ज़खायर मिल चुके हैं और अब दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे, मगर दावे मायूसी में तब्दील हुए। मुस्बत बात यह है कि अमेरिका ने अरब दुनिया में होने वाली ऑयल एक्सप्लोरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अहम तरीन किरदार अदा किया है और उम्मीद की जा सकती है कि अमरीकी मदद से पाकिस्तान का ऑयल सेक्टर डेवलप करेगा। मगर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और वफाक से नाराज़ी कैसे दूर होंगी, ये भी जवाब तलब सवालात हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदे पर इमाम मौजूद है, फ्रेमवर्क्स बनने में वक्त दरकार होगा। अखराजात और मुनाफे की तकसीम कैसे होगी, सूबों और मरकज का शेयर क्या होगा, और सबसे अहम सवाल चीन अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कुर्बतों को किस अंदाज में देखेगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तजारती मुआहिदे कर चुका है और मुसलसल अमेरिका के राब्ते में भी है। आज ही
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जबकि ईरानी सदर पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस जा चुके हैं। अगले हफ्ते सेनेटर्स पर मुश्तमिल एक आला सतही बड़ा वफ्द भी अमरीका का दौरा करने जा रहा है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद, मुशीर वजीर खजाना। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाई दीजिएगा सर कि अमरीका ने पहले टैरिफ जो आयद किया था हमारे कंपेटिटर्स पर, यानी कि श्रीलंका, बांग्लादेश, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो तकरीबन हमारे बराबर अब टैरिफ देंगे। सो आई मीन आवर एज इज नाउ बीइंग क्वेश्चनड। हमें जो एज था वो खत्म दिख रहा है। ऐसे में हमारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए महर। देखें, पहली बात तो यह है कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और यूएस के साथ बहुत अरसे बाद एक ट्रेड से रिलेटेड बड़ी इंगेजमेंट हुई है। और मैं इसलिए इसको बड़ा कह रहा हूँ पाकिस्तान के लिए खास तौर पे कि ये सिर्फ टैरिफ का मामला नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी एडेड है। और आपने देखा है कि सदर ट्रंप ने बहुत कैटेगोरिकली अपने पहले ट्वीट में इसको मेंशन किया है कि हम किस सेक्टर से अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान में कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो टैरिफ का पूरा मामला यूएस ने उठाया है, उसकी जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि यूएस में इन्वेस्टमेंट हो और यूएस से एक्सपोर्ट हो, ताकि यूएस की इकोनॉमी को जो है ना वो फरोग मिले, जो कि बिल्कुल सही है। हर कोई अपनी इकोनॉमी के लिए ऐसे सोचेगा। और इसलिए उसने कहा कि जी, जो ममालिक हमारी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा के बैठे हैं तो हम भी उन पे टैरिफ लगाएंगे, अगर वो कम करेंगे तो हम भी कम कर देंगे। तो देखें, इसका जो सेंट्रल जो गेम प्लान है ना यूएस का, उसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल है कि यूएस में इन्वेस्टमेंट हो, दूसरे ममालिक जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करें। लेकिन वो यूएस ने वाहिद जो मुल्क इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है वो पाकिस्तान है। तो मैं तो पहले ये कहता हूँ कि एक बड़ी इंगेजमेंट है यूएस के साथ, दूसरा इन्वेस्टमेंट इसके साथ शामिल है जो कि अपने मुल्क में देख रहे हैं, और पाकिस्तान को वो वाहिद मुल्क उन्होंने कहा है और वाहिद ही हम हैं जिसको उसने इन्वेस्टमेंट अपना इंटरेस्ट शो किया है। जहां तक टैरिफ के रेट की ताल्लुक है, जहां तक आप कह रही हैं कि जी किसी का 40 था या 50 था एक्सक्यूज मी, और वो कम होके जो है वो 20 पे आ गया है, तो देखिए हमारे ऊपर तो टैरिफ ऑलरेडी कम था। मैं खुर्रम साहब और वाजे कर देती हूँ, मैं रेशियो डिक्रीज की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान पे अमेरिका ने पहले 29% टैरिफ लगाया है, फिर खुर्रम अब मुआहदे के बाद ये 19% टैरिफ आयद होगा, यानी कि 10% का इधर रिलीफ है। मगर इफ़ यू डू द कंपैरिजन्स, वियतनाम पर टैरिफ 46% था और अब ये 20% है, यानी कि उनको 26% कमी हुई है। बांग्लादेश पर भी 37% था और अब ये 20% है, यानी वहाँ भी 17% कमी है। सो इन ममालिक के टैरिफ्स में 50% से ज़्यादा कमी हुई है, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर की ये उम्मीद थी कि 15% तक तो हमारा टैरिफ ले आया जाएगा, एटलीस्ट बेयर मिनिमम। नहीं जी, मैं इससे बिल्कुल, देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा, आप ये कह रही हैं कि 19% जो है वो रिलेटिवली एडवांटेजियस नहीं है, और जी 20% बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और इंडिया 25% पे है। और मैं आपको ये बता दूं, इंडिया की अभी एक अननोन पेनल्टी बाकी है जो ट्रंप ने जिसका जिक्र किया है, उसको आप ध्यान में रखें प्लीज, कि वो कितनी हो सकती है। 10% हो सकती है वो ईरान से या रशिया से ऑयल खरीदने में, खासकर रशिया से ऑयल खरीदने में। तो वो तो अभी पेनल्टी बाकी है ना जी, वो तो अभी अभी है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ये चीज इवॉल्व होनी है, ये बिल्कुल फाइनल नहीं है। इसके बाद भी डेलीगेशंस जो है वो मिलेंगे, वो निगोशिएट मजीद कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। तो देखें, ये तो शुरुआत है। हम मेरे ख्याल में इसको बहुत मियोपिक हमारे वो हो गया इस पे कि जी 19% टैरिफ जो है ना वो कंपेरेटिव नहीं है। एक तो ये मैं आपको बताऊं, वो कंपेरेटिव है, रिलेटिवली हम कम है साउथ ईस्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जाके जरीदे उठाएं, बीबीसी उठाएं, ब्लूमबर्ग उठाएं, उनका एनालिसिस देखें कि हम रिलेटिवली। और देखिए मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी टैरिफ डिफरेंट है इसके अंदर। अपैरल अलग है, या फिर जो है मैनमेड फाइबर्स या फाइबर्स अलग है। इस तरह की बहुत सारी आपके एरियाज हैं, वर्टिकल्स हैं, जिसके अपने अपने टैरिफ्स हैं। तो 19% का अगर एक एवरेज वेटेड एवरेज टैरिफ आपको मिला है, पहली बात यह है कि वो इंडिया से बेहतर है, वो बांग्लादेश से बेहतर है। बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, जिस तरह से इश्यूज अभी हुए हैं रिसेंटली, उसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स हुए हैं। इंडिया के अंदर जिस तरह से अभी जो टैरिफ बढ़ा है, और एक पेनल्टी की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आप देखेंगे और ज्यादा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, और इस तरह के एशियन कंट्रीज में उनका जो ऑर्डर्स होंगे। और पाकिस्तान की अगर हम न्यूट्रल भी हो गए, लेट्स से मैं मान लेता हूँ ये बात की, हम न्यूट्रल हो गए, तो न्यूट्रल पहले नहीं थे ना, पहले तो डिसएडवांटेज पे थे।
अब न्यूट्रल आ गए तो कुछ तो कंपटीशन हम कर सकते हैं ना जी, पहले से तो बेहतर ही है। देखिए मसला ये नॉट फैक्टरिंग इन कि हमारा कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो महंगी बिजली और दीगर फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो दुनिया भर से हमें इनकम्पिटिटिव कर देते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर कैसे compete करेगा पाकिस्तान पर? अब आयद ये टैरिफ तो अब आम आदमी अदा करेगा, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिकन सिटीजन। सो अगर हमारे प्रोडक्ट्स ना अच्छे हों या क्वालिटी को छोड़ दें महंगे तरीन हो, तो यकीनन हमारे एक्सपोर्ट्स तो कम हो जाएंगे एंड दैट इज डायरेक्टली ऑल्सो रिलेटेड टू आवर सरप्लस एंड हमारे ज़र मुबादला। ऐसे कैसे काउंटर करेंगे आप तमाम तर सूरत हाल को? देखिए, आप जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई रहा है, लेकिन इसमें महज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, वो आपने देखना जरूरी है। और वीजा विज रीजनल कंट्रीज के डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है? देखिए, तीन बड़ी चीजें होती हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में। एक मैन्युफैक्चरर को जो फेस करनी पड़ती हैं प्राइमरीली, मैंने कहा ये सब चीजें यही होती हैं, प्राइमरीली तीन होती हैं। नंबर वन होता है कि क्या जो आपके पास सरमाया है वो आपको सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। जैसे कहते हैं शरह सूद पे कितना मिल रहा है, वो आपको पता है, आधी हो चुकी है। और इंशाल्लाह आगे एक्सपेक्टेशंस, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मजीद कट होगा, कि इन्फ्लेशन का नंबर नीचे है, मजीद कट आ सकते हैं स्टेट बैंक की तरफ से, वो हो सकता है, ये मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ा फैक्टर कैपिटल का जो शरह सूद है वो नीचे गया, आधा हो गया। इतने बड़ा डिक्लाइन पूरे रीजन में नहीं आया। दूसरी चीज ये, टैक्सेस की बात करते हैं। टैक्सेस में डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल तो शुरू हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्सेस और सैलरी टैक्सेस कुछ कमी तो शुरू हुई है। फिस्कल स्पेस जैसे मिलेगी, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हमेशा कहा है कि हम उन्हीं को देंगे जो कि ऑलरेडी हमारे जो टैक्स दे रहे हैं, उनको पहले हमें जो है आसानी पैदा करनी है। तीसरी चीज ये है एनर्जी प्राइसेस में प्राइम मिनिस्टर ने जो है पर यूनिट कॉस्ट कुछ ₹7.5 के करीब ऑन एवरेज इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड्स दोनों के लिए कम की थी। और आने वाले दिनों में एनर्जी मिनिस्ट्री इतना अच्छा काम कर रही है, पूरी ओवरहॉलिंग हो रही है एनर्जी सेक्टर की, कि आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में एनर्जी का फैक्टर कम मिलेगा। चौथी चीज, यूएस आपके पास आके इन्वेस्ट करता है एनर्जी में, तो आपका ना सिर्फ एनर्जी बिल कम होगा, आपकी रिलायंस कम होगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होगा। और यहाँ से एक्सप्लोर होता है ऑयल एंड गैस, तो आपको पहले मिलेगा, आपकी इंडस्ट्री को पहले मिलेगा, सस्ता मिलेगा। फिर व्हीलिंग का काम कर रही है एनर्जी, व्हीलिंग जो है वो सोलर के ऊपर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर अपफ्रंट जो है इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिलेगी। ये सारे काम हो रहे हैं। तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का ट्रैवल शुरू हो चुका है डाउनवर्ड, ताकि आपके जो है ना वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिल सके। तो अगर टैरिफ आपको कंपेटिटिव मिल रहा है या एटलीस्ट न्यूट्रल भी है, साथ साथ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कमी करने की कोशिश की जा रही है, तो ये पूरा पैकेज मिलकर आपको सपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को। आई एम वेरी होपफुल ऑन दिस। ये भी खुरम कंफर्म कीजिएगा कि क्या पाकिस्तान ने 4200 अमरीकी मसनूआत पर दरामदी टैरिफ 0% कर दिया या नहीं किया? और फिर दूसरा, वो कौन कौन सी मसनूआत हैं और क्या इनमें ऑयल इंपोर्ट्स भी शामिल हैं? देखिए जी, एक तो ये कि आपने देखा होगा कि ऑयल इंपोर्ट्स में रिफाइनरी, एक हमारी प्राइवेट रिफाइनरी है प्राइवेट सेक्टर की, उसने ऑलरेडी एक अच्छा बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है और ग्लोबल मीडिया ने उसको कवर भी किया है, तो एक्शन तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके अलावा देखिए, आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर मजीद बात की जाएगी, मजीद भी बात की जा सकती है, जिसके ऊपर रेट्स मजीद कम की जा सकते हैं। और हम तो वैसे भी देखिए, कॉटन हो तो हम यूएस से इम्पोर्ट वैसे ही कर रहे हैं और उस पर कोई ड्यूटीज नहीं है ऐसा। उसके अलावा आपके यहाँ सोयाबीन है, उसके अलावा आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी हम कर रहे थे। और इससे बड़ी चीज महर, हमने टैरिफ में कमी पहले ही अनाउंस कर दी थी बजट के अंदर। जो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हम टैरिफ वैसे ही कम करें 5 साल के अरसे में, और उसमें हम हर साल 20% टैरिफ में कमी कर रहे हैं, ताकि इंपोर्ट्स जो हैं जिन कंट्रीज से हम कर रहे हैं वहां से हमारी इंपोर्ट्स आए और हमारा लोकल बिजनेसेस जो है वो कंपेटिटिव भी हो साथ साथ। तो देखिए, ये सारी चीजें तो शुरू हैं। तो प्रोडक्ट्स हम वैसे ही मंगवाएंगे यूएस के तरफ से, तो हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो ऐसा ऐसा कम होगा। बट ऑन दी अदर एंड हमें ग्रोथ भी लेकर आनी है, एक्सपोर्ट भी करनी है, ताकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में डॉलर्स की ज्यादा शॉर्टेज भी ना हो, हमारे पास अच्छा बफर भी रहे, हमारी एक्सपोर्ट भी बेहतर हो, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग भी कम हो, ताकि हम अमेरिका के साथ ट्रेड भी बेहतर कर सके, इन्वेस्टमेंट भी कर सके। इसमें ईरान का भी मैं ऐड करूंगा। आज आप देखें, ईरान के साथ भी डिस्कशन हुआ है, $3 बिलियन से उठ के $10 बिलियन की हम बात कर रहे हैं ट्रेड की। फिर अजरबैजान के साथ बात हुई है, चाइना और मिडल ईस्ट के साथ ऑलरेडी बात चल रही है। तो मैं बॉटम लाइन ये कहूंगा कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वे फॉरवर्ड है, लोन्स और एड अब नहीं है। तो इंशाल्लाह होपफुली आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी इन ऑल दैट कॉन्टेक्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। ऑन अ वेरी क्विक नोट, बड़ी आयरनी है कि अमेरिका को ये तो नज़र आ रहा है किस तरह भारत वॉर मशीन रशिया में फीड कर रहा है, एंड दैट इज़ ट्रू इंडीड, मगर इजराइल की वॉर मशीन नहीं दिखती। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।